भी उसको ले लिए गए। फेक ऑर्डर भर के वो म्यांमार चला गया और म्यांमार में वहाँ पे वो बंद है और जो उन्होंने उसको पकड़ लिया है उसको वो कहते हैं मैं 4.5 लाख रुपए दे दो। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग सड़कों पे निकले हैं और मुझे सुबह से टेलीफोन आ रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से बात करके उसको वहाँ से छुड़वाए ताकि वो अपनी फैमिली में जा सके। चलिए जावेद। मुबारक का महीना है सर जी। इसी गांव में अगर 2 या 4 घरों का बिजली फीस बकाया है सर, पूरे गांव का ट्रांसफार्मर को बंद किया जाता है सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में कम से कम 40-50 गांव ऐसे हैं सर जहां सर बिजली शहरी के टाइम बंद की जाती है सर। कम से कम इसमें सर अगर 4 घरों का बिजली फीस बकाया है सर, आप पूरे गाँव का बिजली काट लेते हैं सर। अच्छा चलिए जावेद साहब अब बोले, तकरीर शुरू करें। अब शुरू हो गया, इंटरप्शन से फिर मुश्किल हो जाती है। प्लीज चलिए करें शुरू करें। आप तशरीफ रखिए। ऑनरेबल आप तशरीफ रखिए खुर्शीद साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका नहायत ही मशकूर हूँ कि आपने जो हमारी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में पहला बजट पेश हुआ है उस पर बात करने का मौका फराहम किया। कहते हैं कि टू एक्ट एज एन एम्पायर एंड टू एक्ट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इज़ ए थैंकलेस टास्क। किसी भी समाज के अंदर लोगों की तवक्कुआत हुकूमत से हमेशा मुनसिफाना होती है और किसी भी हुकूमत का बजट जब पेश किया जाता है तो एक रवायत रही है हाउस के अंदर कि ट्रेजरी बेंच के ऑनरेबल मेंबर्स उसके हक में बात करते हैं और अपोजिशन के ऑनरेबल मेंबर्स उसकी मुखालफत करते हैं। एक बैलेंस्ड बजट के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। पहला है कि जिस रियासत में या यूनियन टेरिटरी का बजट हो या किसी मुल्क का बजट हो, उस मुल्क में अमन और भाईचारा कायम रहना चाहिए। और दूसरा, जब बजट पेश करते हैं तो बजट पेश करने वाले के पास जो वसाइल होते हैं वो कितने दस्तयाब हैं। 1952 में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू साहब ने फरमाया था, वी विल होल्ड यू विद चेन्स ऑफ गोल्ड, वी विल नेवर लेट यू गो। तो हमने ये जो मैंने देखे ऑनरेबल स्पीकर सर, मैंने जो भी बातें यहाँ की हैं, मैंने यहाँ जो भी बातें की हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात की है जिसमें इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत हो। ये दिलों में से ये कुदूरत निकालनी चाहिए। अब मैं आपकी नज़र करता हूँ पठानिया साहब, हम खस्ता तनु से मातसबो क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं, दामन में हम मुश्तखा मशकूर हूँ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी मशकूर हूँ, उन्होंने एक पर्शियन वर्स से ख़त्म किया था, मैंने फैज़ के इससे आपके लिए थोड़ा तर्जुमा कर देता हूँ। ये जो हम हैं ना, हम जो कश्मीर के लोग, मैं मज़हब को इसमें नहीं लाना चाहता था, जो हमारी कुर्बानियाँ हैं ना, कभी उसको देखना और उसको समझने की कोशिश करना। जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं,
दामन में है मुश्ते खा के जिगर, हमने जिगर जलाए हैं, हमने अपने जिगर जलाए हैं। वही मुश्ते खाक हमारे पास है जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सागर में है खून हसरत में, जब हम यहाँ गए थे तो बड़े सपने लेकर गए थे, बड़े ख्वाब लेकर गए थे। उनका जनाजा निकाल दिया आप लोगों ने, उनका जनाजा निकाल दिया आप लोगों ने, दुश्मन बना दिया आपने अपनी नज़र में हमें, और हम आपको अपना समझते रहे। इस कश्मीर के अंदर कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने नफरत की सियासत की, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस हाउस के अंदर जितने लोग हैं और जितनी जमातें हैं, ये इस मुल्क को इज्जत और एहतराम की नज़र से देखती हैं। आप हमें दुश्मन मत समझे, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बार जब खड़े होंगे तो आप इसको देखेंगे, इस बजट को किन हालात में उमर साहब ने पेश किया है और जो टारगेट्स उन्होंने अचीव किए हैं, मुझे उस पर फख्र है। इंशाल्लाह जो 4 साल के बाद का बजट होगा वो इस बजट की बुनियाद पे जो आने वाले बजट होंगे उनमें आप इनकलाबी तब्दीली देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बलवंत सिंह मनकोटिया जी, बलवंत सिंह मनकोटिया। कहते हैं पिछली पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है, जो आप दर्शाते हैं। अरे मनकोटिया जी बोलिए। कोई बात नहीं, ऑनरेबल स्पीकर सर, कोई बात नहीं, वो अपनी पार्टी का टाइम है। बजट सेशन चल रहा है हमारा, और आज कल ऑनरेबल सीएम साहब ने बजट पेश किया बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, और आज इसकी बहस है। इसके ऊपर मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला, क्योंकि बजट एक जिस रियासत का बजट है उसके लोगों की, उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके खर्चे और उसकी इनकम के ऊपर बजट तैयार होता है, और फ्यूचर प्लान क्या है सरकार का, ये बजट दर्शाता है। तो इस बजट में मैं ये कहूँगा कि बहुत बढ़िया मैनेजमेंट और बहुत बढ़िया शब्दों का एडजस्टमेंट किया है। गहराई से मैसेज जब जाएगा लोगों में, जब लोगों ने कल सुना होगा तो शायद लोगों को लगा होगा कि बहुत कुछ है, लेकिन जब गहराई में रात को हम भी थोड़ा बहुत इसको स्टडी कर रहे थे तो लगा इसमें सिवाय सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार की स्कीम्स के बगैर इसमें ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है। लगभग मैं कहूँगा कि 99%। और मुझे याद है, चूँकि 12 साल तक मैं इस हाउस में 12 बजट हमने देखे हैं, और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि पहला बजट हमें ऐसा देखने को मिला है जिसमें डिस्कशन में एटलीस्ट वो चीज़ें सुनने को नहीं मिली कि मेरी सरकार में कितने मासूम लोगों को, कितने सिविलियन को मारा गया, और मेरी सरकार में कितने कम मरे और मेरी सरकार में कितने ज़्यादा। ये डिस्कशन की शुरुआत हमारी असेंबली के इस बजट सेशन में होती थी, और पहली बार ऐसा मौका मिला कि जहां कम से कम हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बिजली कैसे होगी, पानी कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब 2010 में स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हुई बहुत बड़े पैमाने पे, और मुझे उमर साहब का वो पूरा स्टेटमेंट आज भी याद है, जब 3 महीने बाद सेशन लगा और मैंने देखा, हम सब ने देखा कि उमर साहब के बाल बिल्कुल काले थे, लेकिन जब 3 महीने के सेशन के बाद उमर साहब के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। और उनका मुझे वो वर्ड्स अभी भी मेरे कानों में हैं, जब ये कहते थे 120 लोगों का डेथ हुआ स्टोन पेल्टिंग में, बहुत मॉस लेवल पे। तो इनके वर्ड्स मुझे याद हैं कि स्पीकर साहब, इनके वर्ड्स हैं कि जब आईजी सीआईडी की घंटी, मैंने उसका अलग टोन रखी थी, जब घंटी बजती थी तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे कि आज क्या बताएंगे कि कितने लोगों की डेथ हुई है, क्या खबर आएगी कितने लोग आज मारे गए हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इस जम्मू कश्मीर के अंदर, आज कम से कम असेंबली के अंदर, आज मुख्यमंत्री जी को ये शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके लिए हम केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का जितना भी धन्यवाद करेंगे
देखिए सर, ये पानी, बिजली, ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। आज आबादी इस गांव की इतनी है, और उसको हम मॉडल विलेज बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, 100% देंगे, 5 साल बाद घर बनेंगे, फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, पाइपों की। लेकिन इंसानी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी सरकार के लिए। उसको महफूज रखना, जो हमने अपने आइन के अंदर कमिटमेंट की है, उसको महफूज रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने वो जो जिम्मेदारी आज से 11 वर्ष पहले ली, पूरे देश के अंदर किसी भी निहत्थे की जान नहीं जाएगी, वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने आज पूरी करके जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा दिया है। स्पीकर सर, यहां लगभग 12 वर्ष और उससे पहले भी, चूंकि अगर मेंबर नहीं भी थे तभी पॉलिटिकल थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे, और 11वीं क्लास से हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिक्स को समझते हैं। आज उमर साहब जब चलते हैं, देखते हैं इनकी क्या मजबूरी हो सकती है, हमारे मंत्रीगण किस तरीके से, जो नए बने हैं इनका स्टाइल क्या है, जो पुराने हैं इनका स्टाइल क्या है, किस अंदाज में बात करते हैं, हर चीज़ को महसूस करते हैं, समझते हैं, पॉलिटिक्स को बड़े बारीकी से समझते हैं। लेकिन सर, हमने इस हाउस के अंदर महाराजा को डिस्कस होते नहीं देखा, डोगरा राज को डिस्कस होते नहीं देखा, जोरावर सिंह को डिस्कस होते नहीं देखा कि उनकी कंट्रीब्यूशन इस रियासत के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या थी। आज मुझे खुशी है, आज मुझे खुशी है, आज मुझे खुशी है कि आज महाराजा के उस डोगरा शासन को एप्रिशिएट किया जा रहा है यहाँ पे। आज महाराजा हरि सिंह के उस शासन को, डोगरा शासन को, उन कानूनों को, उस संविधान को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि बेहतर का संविधान, बेहतर शासन। मैं एक बार कुपवारा में किसी फंक्शन के लिए गया था, 13 जुलाई की बात है। तो वहां पे उस दिन बड़ा मेरे कार्यकर्ता जो मुझे कह रहे थे, कहते पता नहीं जनाब क्या बोलेंगे आप और हमें मरवाएंगे। तो मैंने कहा कंपैरिजन कीजिए, ठीक है, कंपैरिजन कीजिए कि डोगरा महाराजा के शासन में, डोगरा शासन में कितने निहत्थे लोगों को मारा गया और आज की चुनी हुई सरकारों में क्या हुआ, कश्मीर के नौजवानों को क्या मिला, कितने लोग मारे गए। कंपैरिजन कीजिए, अगर बेस्ट वो था या बेस्ट ये था। आज लोग कंपैरिजन करते हैं, ये चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, महाराजा की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन उसके शासनकाल को यहाँ पे दोहराया। अच्छी बात को हम गिनाएंगे, लेकिन जो बेस्ट किया है हमारे अधिकारियों, उनको शाबाशी भी देंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ बेस्ट किया हमारे ऑफिसर्स ने, बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया है, उनको हम शाबाशी भी देंगे और शाबाशी देंगे। मैं मेजॉरिटी हमारे जो स्कीम्स हैं, आज मुझे बताइए कि आज केंद्र की तरफ से स्कीम है पूरे देश के लिए। जम्मू कश्मीर के हम साथी कहते हैं जनाब केंद्र ने हमें, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने हमें ऑन नहीं किया है। मुझे बताइए, आयुष्मान भारत स्कीम मोदी जी ने लागू की, पूरे देश के लिए लागू की है, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए, बीपीएल लोगों के लिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल में गले नहीं लगाया कि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक है, एक एक नागरिक के लिए वो स्कीम है, हर नागरिक उस 5 लाख का बेनिफिट ले सकता है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। आपने सिर्फ कीमत लगाई, जनता पहले देता। अगर हम बात करें, जैसे मेरे साथियों ने, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा, हमारे एलओपी सुनील जी ने कितने मेडिकल कॉलेज, एम्स की चर्चा की है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। रोड कनेक्टिविटी हमारे इस बजट में उसका भी चर्चा है, हेल्थ की चर्चा है, रोड कनेक्टिविटी की हम चर्चा करते हैं। लेकिन मैं इसके लिए भी मोदी सरकार का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने तीसरे टर्म में आते ही हमारा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सर्वे पेंडिंग थे, जो गांव अनकनेक्टेड थे, उनके लिए उन्होंने शुरुआत की है। और आज हमारे हर गांव के अंदर, हर उस एरिया में जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उसका सर्वे चल रहा है, उसका जियो टैगिंग चल रही है। और दिल खोल के मोदी सरकार ने कहा कि कोई भी गांव जिसकी 250 प्लस पॉपुलेशन है, उस गांव को हम रोड से वंचित नहीं रहने देंगे। इसके लिए भी मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज जिक्र हुआ यहाँ पे, जो हम 10 किलो राशन का जिक्र हुआ है, यहाँ किसान निधि की बात हुई है, ये सारी केंद्र की स्कीमें हैं। यहाँ जल शक्ति की, पानी, वाटर सप्लाई, पावर की। और मैं 2 डिपार्टमेंट जो अपने इस बजट में, मैं सारे नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाकी साथियों को भी डिस्कस करना है, मैं CAPD जिसको हम कहते हैं पावर, फूड सप्लाई,
और दूसरा हमारा पावर सप्लाई का है सर। बड़े बेहतर तरीके स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर बोलने दो उसको, कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्ड थोड़ी हो रहा है, कोई बात नहीं सर। तशरीफ रखिए आप। स्पीकर सर तशरीफ रखिए मेरा स्पीकर सर साहब तशरीफ रखिए। इस स्पीकर सर मैंने कहा कि हमारी जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे अंडर 35 लोगों की है, युवाओं की है। तो हमारे पीडीडी के डेली वेजर वो तो लगभग अब 35 से ऊपर भी हो गए हैं। उन पीडीडी डेली वेजर का इस बजट में क्या चर्चा है? हमारे ओवरऑल डेली वेजर्स की क्या चर्चा है? पीएचई में जल विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 30 वर्षों से, उनकी क्या कहाँ चर्चा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, उसकी क्या चर्चा है? हमारे नेशनल यूथ कप्स, मेरे साथी कल भी बोला कि जो डीसी का बीए और जो कमिश्नर का बीए 2500 की सैलरी पे चलता है, क्या हालात उन लोगों की है, उसकी चर्चा इस बजट में नहीं है। स्कूल्स के अंदर कुक काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, 900 रुपये महीने का देते हैं, उसकी चर्चा कहाँ है? कंट्रेक्चुअल लेबर की चर्चा कहाँ है? रेवरे खेल की चर्चा कहाँ है? तो मैं ये कहना चाहूँगा स्पीकर सर ये जिस तरीके से सर इस बजट के अंदर युवाओं को नजरअंदाज किया है, वो काफी नाराजगी का सबब है। वो लोगों को काफी एक नाराजगी है उसके लेके। हमने वादा किया लोगों को इलेक्शन कैंपेन में कि 9 मीटर कोई मीटर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आज हम मीटर की बात करते हैं। मेरे साथी बेग साहब ने यहाँ कहा, स्पीकर सर मेरे साथी बेग साहब ने कहा कि यहाँ गन कल्चर पिछले 30 वर्षों से गन कल्चर है। इन्होंने गन कल्चर की बात की, ठीक है, उन्होंने अपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये गन कल्चर किसने कंट्रोल करना था? ये रियासत की जिम्मेदारी किसके पास थी? हम शीटाकशी ना करें, लेकिन जैसे आज हम बात करते हैं तो आज गन कल्चर नहीं है। आज अगर यूटी है तो गन कल्चर नहीं है, जब रियासत थी तो गन कल्चर था। तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि यूटी चाहिए या रियासत चाहिए। रियासत में गन कल्चर है और यूटी में बुरा मन है। इसी तरीके से मेरे बेग साहब ने कहा कि हमारे पास, मैंने फिर से दोहराना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि रियासत की सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम के लिए सिर्फ टैक्स लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। तो मैं ये बहाना लगा के हम कहेंगे कि जनाब प्रॉपर्टी टैक्स के बगैर सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का कुछ नहीं कर सकते। तो ये भली बात ही हम लोग पहले से जानते थे। मैं सर कंक्लूड करने से पहले 3-4 पॉइंट जो है यहाँ पे जिनके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा सर। इसमें जैसे मेरे साथियों ने यहाँ चर्चा करी है कि 370 का, हालांकि यहाँ असेंबली का कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है कि उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें, लेकिन मैं सर बात करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। हमने कहा कि ये क्यों कश्मीर में पूरा अमन होगा, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर, आपने मुझे। चलो आप मेहरबानी करके तशरीफ रखिए, आप बात मत करें। अब बात हो गई, अब अपनी बारी पर बोले, अपनी बारी पर बोले। इस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तशरीफ रखिए तारिक अमीर कला साहब। Thank you, Speaker, sir. Honorable Chief Minister had started his budget speech with a Persian verse, and in connoissance with the spirit of that verse, I would also like to narrate one. गुजरा है चमन कैसे मराहिल से जरा देख, गुजरा है चमन कैसे मराहिल से जरा देख, हर सिमत नमाया है खरोचों के निशानात। Honorable Speaker, sir, while rising up to speak on the proposed budgetary provisions for the year 25-26, firstly, with full sense of responsibility, I digress to call this house as an extraordinary house, working in extraordinary situations. This isn't a normal house as it used to be before abrogation of our constitutional guarantees on 5th of August 2019. Today,
This is a citadel of aspirations of more than 1 crore citizens of J&K in extraordinary situations. It stands as a historic institution marking the restoration of democracy after a prolonged struggle, a triumph we owe to the gracious wisdom of Honorable Supreme Court. We, the members of this House, carry a profound responsibility on our shoulders, a responsibility bestowed upon us by this historic mandate after 3.5 decades of turmoil. This mandate is even more special, keeping in view the first-time voters, the voters who have been voting since decades, and a section of voters who stayed away from this electoral process for decades, but are participating in it for the very first time. Isn't it then this our bounded duty to respect this mandate of the people? I fear if this House does not live up to the expectations of the people in general, and the youth in particular, a sense of cynicism and despondency might creep in these people, thereby undermining their faith in democracy and democratic institutions. This august House holds even more importance as it doesn't just resonate with the local aspirations, rather it remains under a close watch even globally. So, we the representatives of this House need to ask ourselves whether we have the time to debate or propagandize our historical and trivial issues or move forward. If we have to move forward, then we should unite in our endeavor to pull out Jammu and Kashmir out of the quagmire of unrest and instability, transcending party affiliations and ideological differences. What binds us together is our shared identity as citizens of Jammu and Kashmir, and all of us should resolve to play a historical role to take out Jammu and Kashmir out of despair and despondency for the public good. We are entrusted with greater duties and responsibilities as elected representatives. In respect of this historic mandate with one resolute voice, we must thus champion the restoration of statehood, rising above political divides. Statehood is not the privilege of any single political entity. It is the right of every citizen of Jammu and Kashmir. It is a promise made to us on the floor of Parliament, a pledge we hold sacred. Even more than this promise, it is the respect and dignity of the citizens of Jammu and Kashmir.